हेलो। तो नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे दोस्तों। आज का जो न्यूज़ है आप लोग तो शौक हो ही गए होंगे, जो कि मैं वीडियो भी बनाया था। ठीक है, कि आरआरबी जेई का जो डेट आ चुका है। ठीक है, बहुत देखिए, ये जो डेट है ना एट रैंडम, कोई ऐसा सोचा भी नहीं था कि डेट तुरंत इतना पहले एग्जाम ले लेगा आरआरबी। ठीक है, सभी लोग का, भाई लोग का मैसेज भी आ रहा था दोस्तों का कि अचानक डेट दे दिया, अब क्या होगा, नाम क्या चीज़ का तैयारी कर रहे हैं, मतलब बैलेंस नहीं हो पा रहा है लोगों का। तो बोले देखिए भाई, ये तो बात सही है। जितने भी मेरे भाई लोग हैं सब लोग बोल रहे हैं कि थोड़ा सा बैलेंस करने में मुश्किल हो रहा है। चाहे आप आरआरबी जेई का तैयारी करें, चाहे आप एसएससी जेई का मेंस करें, ठीक है, या फिर बीटीएससी जेई करें, क्या कि सबका सिलेबस सबका अलग अलग है। अब एसएससी जेई में जाइएगा तो आपका टोटली टेक्निकल है। ठीक है, आरआरबी में जाइएगा तो फर्स्ट पेपर सारा नन टेक है। बीटीएससी जाइएगा तो टोटली आपका टेक वाला पोर्शन है। तो लोगों का थोड़ा सा मतलब बैलेंस नहीं बन पा रहा है। हम बोले क्या कर सकते हैं, हम लोग को तो ये सब कुछ है नहीं कि मतलब है ना। वो तो गवर्नमेंट का तो अपना वो जो था वो अपने कर दिया है। मतलब देखिए, गवर्नमेंट आरआरबी बहुत एक्टिव हो चुका है अब, रेलवे। ठीक है, अगला जो एग्ज़ाम भी, अगला जो कैलेंडर जारी किया है 26 वाला, उसका भी काम बहुत जोरों शोरों से चलेगा। ठीक है, तो अब तो डेट आ चुका है, एग्जाम डेट भी आ चुका है, तब थोड़ा थोड़ा अब जो भी है साथ में रख के दोनों सबको पैरल लेके चलना पड़ेगा ना। कुछ इसको टाइम देना है, कुछ उसको टाइम देना है, कुछ उसको टाइम देना है। मतलब सारा 3 पेपर है, 3 एग्जाम है, 3 एग्जाम को सबको थोड़ा थोड़ा टाइमिंग सबके पीछे देना है। ठीक है, और आप जब आपका फोकस है कि नहीं हमको सिर्फ एसएससी मेंस मेरा अच्छा जाएगा, हम प्री मेरा अच्छा गया तो हम सिर्फ ओनली फॉर मेंस के लिए करेंगे, तो ओब्वियसली कि आप वो सिर्फ मेंस पर ही ध्यान दें। ठीक है, ज़्यादा इधर उधर करने से कोई फायदा नहीं है। अगर आपके पास आपका प्री ऑलरेडी अच्छा नंबर से क्लियर हो चुका है, ठीक है, करीब अब 30 से प्लस नंबर है, 130 से प्लस है, तो आप ओबियसली कि आप सिर्फ मेंस पर ध्यान दीजिए। ये सब सारा जो इधर है इधर छोड़ दीजिए। ठीक है, बस। ठीक है दोस्त। अगर आपका कितने भी मेरे भाई लोग का मेंस अगर सही नहीं गया है, तो उनसे मैं यही बोलूँगा कि आप ऐसा थोड़ी कि आप नन टेक नहीं पढ़ेंगे, रीजनिंग रीजनिंग तो पढ़ते ही हैं। आपका थोड़ा सा मैथ आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर मैथ आपको पर डे में अगर आप 50 क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस सेट भी कर लेते हैं, पहले से तो पढ़ाई होगा, ऐसा नहीं है। आरआरबी फर्स्ट बार तो नहीं देते होंगे, पहले भी पढ़ा होगा आपसे। तो अगर 50 क्वेश्चन का पर डे एक स्लॉट बना के अगर ये करें, टेस्ट लगाए, तो बेसिकली कि आपका जितना एग्ज़ाम फरवरी में है आपका, मतलब अगर जहाँ पर 30 क्वेश्चन है ना, तो 20 प्लस 25 तक आप स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, बस यही स्ट्रेटजी अपनाना है, क्या कि अब सबको लेके चलना है तो इस तरह तो कुछ करना पड़ेगा ना। ठीक है, और सबसे पहले 2 लाइन है जिसके बारे में हम लोग पर डे हर सेट में करते हैं, तो आज के लिए भी 2 लाइन है। देखिए क्या है, शिक्षक और सड़क। शिक्षक और सड़क दोनों एक जैसे होते हैं। शिक्षक और सड़क दोनों एक जैसे होते हैं। ठीक है, खुद जहाँ है वहीं पर रहते हैं। खुद जहाँ है मतलब जिस पोजीशन में है, जहाँ है वहीं रहते हैं, मगर दूसरों को उसकी मंजिल तक पहुंचा ही देते हैं। ठीक है, देखिए कितना अच्छा वर्ड है कि दूसरों को उसकी मंजिल तक पहुंचा ही देते हैं। इसी का काम, इसी का जो ये वर्क हो रहा है, इसी को बोल रहा है शिक्षक है, और यही सड़क है। ठीक है, सड़क और शिक्षक दोनों का एक ही काम है। ठीक है, अपने तो आई जैसे है उसी तरह रहेगा, जहाँ पर है जिस कंडीशन में उसी कंडीशन में रहेंगे, लेकिन दूसरों को एक मंजिल तक पहुंचाने का काम एक शिक्षक और एक सड़क ही करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए यही लाइन के साथ, यही मोटिवेशन के साथ, यही जोश के साथ आज का क्लास हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आइए आइए, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है जी। फर्स्ट क्वेश्चन आ जाए, हाँ। चलिए आप लोग भी थोड़ा आंसर देने का कोशिश करें। ठीक है, कल जो मैंने बोला था कि जिसका आंसर कमेंट में मिलना चाहिए था, आप लोग कमेंट में दिए थे, दिया कीजिए, समझे ना। जो क्वेश्चन बोला जा रहा है कि नहीं, आप कमेंट में उसका आंसर दीजिए, तो दिया कीजिए। या फिर कुछ क्वेश्चन जो हम फॉर्मूला पे बिठा के छोड़ देते हैं, इट मीन्स उसका यही है कि इसका वैल्यू आप कैलकुलेशन करके वैल्यू निकाल सकते हैं, उतना नहीं, उतना तो करना पड़ेगा ना भाई। ठीक है, चलिए देखिए क्या है कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि परजेंस ऑफ 0.20%, परजेंस ऑफ 0.20% सुगर बाई वेट ऑफ सीमेंट इन द मिक्सिंग वाटर इज लाइकली टू, बताइए।
अगर मेरे सीमेंट के मिक्सिंग में अगर 0.20% अगर शुगर को प्रेजेंट है सीमेंट के मिक्सिंग में, ठीक है, कितना कौन प्रेजेंट है, शुगर, तो वो क्या मतलब उसका क्या क्या उसका रोल रहता है, बताइए क्या करता है, रिटार्ड द सेटिंग ऑफ सीमेंट, एकदम सही, पहला ही सही हो जाएगा, ठीक है। रिड्यूस द अर्लीस्ट स्ट्रेंथ, एकदम नहीं। एक्सेलरेट द सेटिंग, ये तो आपका किसका हो गया ये, चलिए पहले या इसका आंसर तो आपका ये हो गया, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि रिटार्डर, रिटार्डर रिटार्डर क्या करता है, आप लोग समझ गए कि सेटिंग टाइम को कम करता है। तो इसमें से थोड़ा नाम बताए कि कौन कौन सा रिटार्डर हो सकता है। सबसे सबसे पहले जिप्सम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग बराबर भी जानते हैं कि जिप्सम से आता ही आता है, जिप्सम तो होगा ही होगा। और क्या होगा, जैसे इसमें आपको मिल गया क्या, शुगर, शुगर हो गया। फिर बताइए और कुछ, और इसका एक दो नाम और बताएं जो कि यूज किया जाता है एज अ रिटार्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक आपको हो गया स्टार्च, ठीक है। ये भी जितने भी 3 पॉइंट हैं, ठीक है, ये 3 पॉइंट जो का रिटार्डर के लिए यूज किया जाता है सीमेंट मिक्सिंग में, ठीक है। तो ध्यान देना है, आप लोगों को पता ही होगा, लेकिन मैं सोचा कि थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है। दूसरा दूसरा क्या होता है, एस्लिरेटर। दूसरा, अरे यार ये पहला है ना, दूसरा क्या हो गया, एस्लिरेटर। तो थोड़ा एस्लिरेटर के बारे में बता कि एस्लिरेटर का फंक्शन क्या होता है, तो कैसे वर्क करता है, और उसका कौन कौन से एस्लिरेटर के बारे में आपको पता है कि जो कि सीमेंट में अगर हम लोग मिक्स करेंगे एस्लिरेटर को तो क्या करता है। सबसे पहले कि जैसे ही एस्लिरेटर, एक्सीलरेटर ये क्या करता है, सेटिंग टाइम को इंक्रीज कर देता है, ये तो आप लोग जान रहे हैं। सेटिंग टाइम को क्या करता है, इंक्रीज कर देता है, बढ़ा देता है, ठीक है। और कौन कौन से आपका एक्सीलरेटर होते हैं, थोड़ा बताइएगा नाम। सबसे पहला कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड। और दूसरा बताएं, एक्सीलरेटर का और एक दो नाम बताइए। कैल्शियम क्लोराइड हो गया, और बताइए कुछ कुछ नाम जो कि आपको पता भी है। अरे यार मच्छर, हाँ बताइए। दूसरा नाइट्रेट्स, ठीक है। ये जो आपका जो कंपोनेंट है, ये दो आपका जो एडमिक्सचर है, इसकी वजह से क्या होता है, हम लोग का जो सेटिंग टाइम है वो क्या करता है, इंक्रीज हो जाता है, जैसे हम लोग सीमेंट में इसको मिक्स करेंगे, ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि इसका काम क्या हो गया, एक्सीलरेटर का, वो सेटिंग टाइम को इंक्रीज कर देता है। और दूसरा, जिसके कारण अर्लियर रिमूवल ऑफ फ्रेमवर्क, जिसके कारण जो मेरा फ्रेमवर्क हम लोग जो यूज किए हैं वो बहुत ही जल्दी हम लोग रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। अर्लियर रिमूवल ऑफ फ्रेमवर्क, ठीक है। ये जितने भी वर्ड लिखाए गए हैं, सारा वर्ड आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। ये जो हम लिखा है कि अर्लियर रिमूवर ऑफ फ्रेमवर्क, एसएससी में पूछा गया है। सेटिंग टाइम, इंक्रीज सेटिंग टाइम, ये आपको भी किसी किसी एग्जामिनेशन में आपको मिलेंगे। ये जो हम कैल्शियम क्लोराइड लिखा है, नाइट्रेट्स लिखा है, सारा जितने भी इसमें टर्म लिखाए गए हैं, सारा आपको एग्जामिनेशन से पूछे गए टर्म है, जो कि मैं आपको लिखाया हूँ, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बताइए, इफ वाटर सीमेंट रेशियो, वाटर बाय सीमेंट रेशियो कितना दिया गया है, 0.6 है, ठीक है। अब पूछ रहा है कि द वाटर कंटेंट पर स्टैंडर्ड बैग, एक बैग में, एक बैग सीमेंट में कितना केजी सीमेंट होता है, 50 केजी, ठीक है। कितना होता है, 50 केजी। तो जहां पर मेरा हमको निकालना क्या है, वाटर कंटेंट निकालना है ना, वाटर कंटेंट निकालना है। तो हम लोग सीमेंट, जो इसका सीमेंट है, हम लोग लिख सकते हैं वाटर बाई सीमेंट मेरा कितना है, 50 केजी है, इजकल टू 0.6। तो यहाँ से मेरा वाटर निकल जाएगा, कितना हो जाएगा जी, 5 5 6 30, मतलब 30 केजी, बोल सकते हैं ऐसे। हम्म, बोल सकते हैं, इजिली है, इसको तो आप लोग सॉल्व कर ही सकते हैं, इजिली है। तो 30 केजी इज अ राइट आंसर, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हाँ बताइए, अच्छा क्वेश्चन है। हाँ क्या है, इफ द डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, इफ द डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फॉर अ सिंगली रेनफोर्स रेक्टेंगुलर सेक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय अ के डी, ठीक है। सिंगली रेनफोर्स को एक क्या है, अच्छा सिंगली रेनफोर्स को ये सेक्शन है, ठीक है, सेक्शन है, उसको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, के डी से, ठीक है। इन अ वर्किंग स्ट्रेस डिजाइन,
देन द वैल्यू ऑफ के क्या बोल रहा है कि के क्या है, फॉर अ बैलेंसिंग सेक्शन। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, जो मेरा के है क्या है, बैलेंस सेक्शन है। एंड डी क्या है, डी मेरा है इफेक्टिव स्ट्रेस, इसमें बोला जा रहा है, ये आपका सिग्मा एस टी है। ठीक है, सिग्मा एस टी क्या बोल रहा है कि स्ट्रेस, परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील इन टेंशन। ठीक है, एंड सिग्मा सीबीसी है, सिग्मा सीबीसी इज परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील इन बेंडिंग कंप्रेशन। ठीक है, तो इसमें क्या पूछ रहा है कि मेरा जो ये जो होगा ना, क्या आ गया, देन द वैल्यू ऑफ के का वैल्यू पूछ रहा है इसमें से। चलिए तो हम लोग इसका एक डायग्राम समझते हैं। ठीक है, मान के चलते कि मेरा ये सिंगली रेनफोर्स बीम है, क्या है मेरा, सिंगली रेनफोर्स बीम है। इट मीन्स कि मेरा नीचे होगा क्या, यहाँ पर मेरा स्टील होगा। ठीक है, ये मेरा स्टील हो गया, और ये क्या हो गया, इसका ये विड्थ है यहाँ से यहाँ। ठीक है, और ये मेरा डी डेप्थ है। ठीक है दोस्त, ठीक है, ये डेप्थ हो गया। तो इसका हम अगर हम ये बनाएं, एक मिनट थोड़ा इसका डेप्थ, इसमें तो कुछ इफेक्टिव का चक्कर नहीं बोला, तो पूरा डेप्थ होगा ना। ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि इसका जो हो गया क्या है, ये इसका न्यूट्रल एक्सिस है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, ये आपका न्यूट्रल एक्सिस है। तो इसका हम लोग स्ट्रेस डायग्राम बनाते हैं, कैसा, इसका स्ट्रेस डायग्राम कैसा बनेगा, ये आपका हो गया स्ट्रेस डायग्राम। ठीक है दोस्त, ये क्या है, इसका स्ट्रेस डायग्राम है। ये क्या है, इसका स्ट्रेस स्ट्रेस डायग्राम। थोड़ा सा अच्छा कर देते हैं। क्या ये मेरा स्ट्रेस डायग्राम है। ठीक है, ये मेरा क्या होता है, एक्सी क्रिटिकल 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 न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, ये मेरा तो आप लोग जाने थे कि ये क्या है, एन ए है, एन ए है। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, इसका स्ट्रेस डायग्राम हो गया। ठीक है, स्ट्रेस डायग्राम, स्ट्रेस डायग्राम। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग कि एम इजकल टू क्या होता है, मॉडुलस रेशियो इजकल टू 280/3 सिग्मा सी बी सी। ठीक है, ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, सिग्मा सी बी सी, सी बी सी, सी बी सी। ठीक है, और ये क्या हो गया मेरा यहाँ पे, सिग्मा एस टी बाई एम। ठीक है, ये क्या हो गया, सिग्मा एस टी क्या है, परमिसिबल, कहा गया, हाँ, परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील इन टेंशन। ठीक है, तो इसमें जो पूछ रहा है कि व्हाट इज द डेप्थ सॉरी इफ द डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फॉर ए सिंगली रेनफोर्स्ड बीम, सिंगली रेनफोर्स्ड रेक्टेंगुलर सेक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय के डी, वेयर क्या है, वेयर इन वर्किंग स्ट्रेस डिजाइन द वैल्यू ऑफ के। तो जो मेरा जो इस कंडीशन में जो मेरा वैल्यू ऑफ के जो होगा, वो के किस पे डिपेंड करेगा, तो एलवेज आपको सिग्मा एस टी। ठीक है, सिग्मा एस टी पे डिपेंड करेगा एलवेज। ठीक है, किस पे, सिग्मा एस टी, दैट डिपेंड्स ओनली ऑन सिग्मा एस टी। ठीक है, क्या है, परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील इन टेंशन। ठीक है, एलवेज किस पे डिपेंड करेगा, टेंशन में जो मेरा स्टील है उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, सिग्मा एस टी का वैल्यू। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका, आंसर नंबर, ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। ठीक है, क्या सिग्मा एस टी पे डिपेंड करेगा, सिग्मा एस टी पे ओनली डिपेंड करेगा। ठीक है दोस्त, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इजी क्वेश्चन बताएं, इसका आप लोग आंसर बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। द सॉइल हैज ए बल्क डेंसिटी, बल्क डेंसिटी कितना है, 44 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, एंड वाटर कंटेंट कितना 10% है। तो ड्राई डेंसिटी निकालना है। इजी क्वेश्चन है, गलती तो नहीं होना चाहिए। गामा डी इजकल टू क्या होता है, बल्क बाय 1 प्लस वाटर कंटेंट। इजी क्वेश्चन है, बताए कितना है, 44 है, डिवाइड 1 प्लस वाटर कंटेंट, इसको डिवाइड दीजिए, कितना आएगा, कितना आएगा जी, 4.4 या फिर 10। ये तो आप लोग इसको इजिली एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, अब बात रह गया कितना, 11 चौक 44, ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। कितना हो जाएगा, 40 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। बताएं, अच्छा क्वेश्चन है। कंसिडरिंग नंबर ऑफ लेयर्स
फर्स्ट है, दूसरा क्या है वेट ऑफ हैमर, सेकंड है, थर्ड में क्या है कि हाइट ऑफ फॉल, और चौथा क्या है नंबर ऑफ ब्लोज। थोड़ा चार्ज लगा लेता हूँ यार, ठीक है। तो हमको क्या देखना कि द क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि द की पैरामीटर्स इन ए डायनेमिक कंपैक्शन फॉर ए कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो टेस्ट मोल्ड आर, बताएं उसका की पैरामीटर्स क्या है। कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो जो आपका सीबीआर टेस्ट होता है, इसका की पैरामीटर्स पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो जो होता है, ये आपका एक टेस्ट होता है। इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं, इस टेस्ट का यूज एलवेज हम लोग कहाँ करते हैं, सबग्रेड का स्ट्रेंथ चेक करने में, ठीक है। अगर मेरा कोई पेवमेंट है या फिर कोई रोड हम लोग बना रहे हैं, ठीक है, तो रोड बनाने से पहले हमको जो सबग्रेड है, सबग्रेड समझ रहे हैं ना, सबग्रेड, तो सबग्रेड का स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए हम लोग सीबीआर टेस्ट यूज करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं इट इज यूज फॉर, थोड़ा अच्छा से लिखते हैं, it is used for to determine strength of subgrade of a pavement, ठीक है। तो पेमेंट हम लोग जहां बनाते हैं उसका स्ट्रेंथ चेक करने के लिए हम लोग सीबीआर मेथड का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ जो बोल रहा है कि इसका तो की पैरामीटर क्या है, तो सबसे पहले अगर मान के चलिए कि हम लोग साइट पे गए, ठीक है। साइट पे जाने के बाद हम लोग क्या किए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि वहां से हम लोग सॉइल को कलेक्ट करेंगे, ठीक है। सॉइल को कलेक्ट कर लिए, मेरा ये सॉइल सैंपल है, कलेक्ट कर लिए। कलेक्ट करने के बाद हम लोग फिर उसको लेके आए, फिर हम लोग क्या किए, इसको हम लोग अब सीबीआर टेस्टिंग जो सीबीआर टेस्ट होता है उसके मोल्ड में हम लोग फिल कर दिए, ठीक है। पूरी तरह से मोल्ड हम लोग भर दिए। मोल्ड में भरने के बाद हम लोग जब इसको हम लोग इसमें प्लंजरिंग, जैसे ही प्लंजर पे इसको पेनिट्रेट कराया जाता है, तो हम लोग चेक क्या करता है कि कितना रेसिस्टेंस कर रहा है, ठीक है, कितना रेसिस्टेंस हो रहा है सॉइल में, ठीक है। उसी को फाइंड करता है क्या, सीबीआर वैल्यू टेस्ट, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, मेन जो हमको इसमें से जो ये बोल रहा है कि द की पैरामीटर्स क्या है, द की पैरामीटर्स उसका यही है कि हम लोग लेयर बाय लेयर लेयर बाय मतलब कितने नंबर ऑफ ब्लोच हम लोग देंगे, ताकि जो मेरा सॉइल का जो स्टेबिलिटी है, जो मेरा सॉइल का जो मेरा सबग्रेड का सॉइल है, उसका स्ट्रेंथ प्रॉपर मतलब और अच्छा उसका स्ट्रेंथ और इंक्रीज करे, ठीक है। इट मीन्स इसका करेक्ट आंसर बोला जाता है नंबर ऑफ लेयर, एकदम नहीं। वेट ऑफ हैमर, एकदम नहीं। की पैरामीटर्स, हाइट ऑफ फिलिपोल, एकदम नहीं। जो आपका ये है ना नंबर ऑफ लेयर, क्योंकि जो मेरा पेमेंट रहता है नंबर ऑफ लेयर में रहता है, तो नंबर ऑफ लेयर में जो क्वालिटी का जो यूज किया जा रहा है उसी के बारे में बोल रहा है, ठीक है। तो जो हम लोग नंबर ऑफ लेयर जो हम लोग यूज करते हैं उसका जो स्ट्रेंथ चेक होता है, ठीक है, स्ट्रेंथ जो हम लोग चेक कर रहे हैं बाय सीबीआर मेथड, वही बोल रहा है कि इसका जब की पैरामीटर्स क्या होता है, तो हम लोग उसका नंबर ऑफ लेयर का जो स्ट्रेंथ होता है हम लोग फाइंड करते हैं किसे, सीबीआर मेथड से, ठीक है, जो कि आपको पता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर, ठीक है। तो सी, हाँ सी इज अ राइट आंसर, ठीक है दोस्त। तो ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। बताइए, इजी क्वेश्चन है। कंसीडरिंग द स्ट्रक्चरल रेसिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ सॉइल, ये फर्स्ट है। दूसरा है कि फ्रिक्शनल रेसिस्टेंस बिटवीन द इंडिविजुअल सॉइल पार्टिकल, ठीक है। थर्ड देखते हैं कि कोहेशन बिटवीन द सरफेस ऑफ ए सॉइल पार्टिकल। इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि द शियर स्ट्रेंथ ऑफ ए सॉइल बेसिकली मेड बाय ऑफ दिस स्टेटमेंट। अब हमको शियर स्ट्रेंथ के बारे में जानना है। देखिए इसको समझने के लिए एक मतलब देसी लैंग्वेज में समझिए तो कैसे समझेंगे। सबसे पहले हम लोग गए साइट पे, ठीक है, या फिर साइड पे नहीं, कहीं हम लोग गए, ठीक है। वहां पे गए हम लोग, एक सॉइल सैंपल हम लोग कलेक्ट कर लिए, ठीक है। इतना हम लोग सॉइल ले लिए, ठीक है। मतलब एक देसी लैंग्वेज अगर समझाना आपको चाहें तो हम लोग सॉइल कलेक्ट कर लिए। सॉइल को मान के चलिए कि मेरा ये सॉइल है, सॉइल सैंपल है, ठीक है, सॉइल सैंपल है। तो सबसे पहले सॉइल शियर स्ट्रेंथ क्या होता है, शियर स्ट्रेंथ क्या होता है कि सॉइल का जो शियर होता है, ठीक है, सॉइल का क्या होता है, शियर स्ट्रेंथ क्या होता है, पहले हम लोग ये जानेंगे। शियर स्ट्रेंथ यह होता है कि जब किसी सॉइल का स्टेबिलिटी रेजिस्ट हो, कुछ जब किसी सॉइल का स्टेबिलिटी, ठीक है, रेजिस्ट हो ड्यूरिंग स्लाइडिंग ऑफ इंटरनल फ्रैक्शन,
जब कोई सॉइल का इंटरनल फ्रिक्शन, इंटरनल अगर मेरा कोई सॉइल है तो उसका कुछ इंटरनल फ्रिक्शन होगा ना, ठीक है। इंटरनल फ्रिक्शन को जो रजिस्ट किया जा रहा है, रजिस्ट हो रहा है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, शियर स्ट्रेंथ बोलते हैं, ठीक है। अब हमको जानना है कि मान के चलिए कि मेरा एक सॉइल सैंपल हम ले लिए, ठीक है दोस्त, सॉइल सैंपल ले लिए। अब हम क्या किए कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी सॉइल हो उसके अंदर आपका इंटरनल सरफेस भी होगा, ठीक है। तो ये जो सॉइल है, ये इसमें सॉइल है, ठीक है। तो सॉइल में आपका प्रॉपर देखा जाए, ये आपका सॉइल हो गया, ठीक है। और सॉइल में आपका, सॉइल के एलवेज आपको इसमें देखा जाता है कि सॉइल का इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है। यहाँ जो पहला स्टेटमेंट दिया गया है कि द स्ट्रक्चरल रेसिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए सॉइल, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि सॉइल का इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है। और दूसरी पॉइंट, जब हम लोग देखेंगे कि सॉइल का इंटरनल स्ट्रक्चर में अगर इंटरनल जो मोलिक्यूल है सॉइल का अंदर में, सॉइल के अंदर में इंटरनल में उसका मोलिक्यूल आपस में एक दूसरे से पूरा मतलब पैक्ड रहते हैं, ठीक है। जब एक दूसरे से पैक्ड रहेंगे तो क्या होगा कि इसके बीच जो बॉन्ड होगा, इसके बीच जो बॉन्ड होगा बहुत ही स्ट्रांग बॉन्ड होगा, ठीक है। समझ रहे हैं कि इसके बीच में जो बॉन्ड होगा, पार्टिकल टू पार्टिकल के बीच में जो बॉन्ड होगा बहुत ही स्ट्रांग बॉन्ड होगा। तो यही जो बोल रहा है कि पहला स्टेटमेंट कि द स्ट्रक्चरल रेसिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए सॉइल, ठीक है, जो कि उसको डिस्प्लेस कर रहा है, एकदम सही है। ये स्टेटमेंट एलवेज सही है, ठीक है। समझ में आ रहा है, एकदम सही है ये वाला। दूसरा देखिए क्या होता है, फ्रिक्शनल रेसिस्टेंस बिटवीन द इंडिविजुअल सॉइल पार्टिकल, ठीक है। अब फ्रिक्शनल रेसिस्टेंस, अब ये क्या होता है भाई, चलिए कि हम लोग एक फ्रिक्शनल रेसिस्टेंस मतलब क्या, मान के चलिए कि एक कोई सॉइल पार्टिकल ले लिए, ठीक है, सॉइल पार्टिकल है, सॉइल पार्टिकल है, ठीक है। ये मान के चलिए कि थोड़ा फिगर सही से बनाते हैं सॉइल पार्टिकल्स का, ठीक है। ये मेरा सॉइल पार्टिकल है, ये मेरा किस टाइप का सॉइल है, एंगुलर है, ठीक है। आप लोग एंगुलर एग्रीगेट भी पढ़े होंगे ना, एंगुलर एग्रीगेट आप लोग जानते भी हैं। तो मान के चलिए कि मेरा ये कोई सॉइल है, पार्टिकल सॉइल, किस सॉइल का किसी पार्टिकल है जो कि क्या है, एंगुलर शेप में है, ठीक है। क्या है, एंगुलर शेप में है। जब ये एंगुलर शेप में होगा इट मीन्स ये क्या है, कोर्स ग्रेन सॉइल है, ठीक है। इसका शेप कैसा है, एंगुलर है, एंगुलर है, ठीक है। जब इसका शेप एंगुलर है इट मीन्स कि ये कोर्स ग्रेन हो गया। अब कोर्स ग्रेन में कौन कौन से सॉइल आते हैं आपका, जैसे आपका ये हो गया, आपका ग्रेवल हो सकता है और ये सैंड हो सकता है, ठीक है। चाहे ग्रेवल होगा चाहे सैंड, दोनों में से कोई भी हो सकता है ये, ठीक है। मान के चलिए कि ग्रेवल सैंड है, ठीक है। तो सैंड में मेरा, हम लोग देख रहे हैं कि इसका शेप कैसा है, एंगुलर है, ठीक है। जैसे ही इसका एंगुलर शेप होगा, ठीक है, जितना भी आपका एंगुलर शेप होगा सॉइल टोटल सैंपल में, ठीक है। तो अगर हम लोग समझ रहे हैं कि अगर मेरा कोई सॉइल सैंपल लिए उसमें से हम लोग कुछ सॉइल सैंपल को हम लोग बाहर निकालें, ठीक है। तो बाहर जो निकाले, मान के चलिए कि ये आपका सॉइल सैंपल कैसा है, एंगुलर शेप का है, एंगुलर शेप का है, जो कि आपका ग्रेबल हो सकता है या फिर सैंड हो सकता है, ठीक है। तो जितने भी आपका एंगुलर शेप वाले एग्रीगेट सॉरी जितने भी आपका एंगुलर शेप वाले सॉइल होते हैं उसका फ्रिक्शनल रेसिस्टेंस एलवेज ज़्यादा होता है, ठीक है, ठीक है। फ्रिक्शनल रेसिस्टेंस एलवेज ज़्यादा होता है, ठीक है। तो यहाँ क्या बोल रहा है कि फ्रिक्शनल रेसिस्टेंस बिटवीन द इंडिविजुअल सेल पार्टिकल, एकदम ये भी सही है, ठीक है, ये भी सही है। ये किस टाइप का सॉइल आपका है, कोर्स ग्रेन सॉइल है, ठीक है। तो जैसे कि जब इसका फ्रिक्शनल रेसिस्टेंस जब ज़्यादा हो गया, ठीक है, एंगुलर सॉइल का जब फ्रिक्शनल रेसिस्टेंस ज़्यादा हो गया इट मीन्स क्या, वो क्या कर रहा है, आपका शियर स्ट्रेंथ को इनहेंस कर रहा है, ठीक है। शियर स्ट्रेंथ बढ़ा दे रहा है, समझ में आ रहा है, शियर स्ट्रेंथ को बढ़ा दे रहा है। वो किस टाइप का सॉइल बढ़ाता है, एंगुलर एंगुलर शेप ऑफ जो एंगुलर शेप ऑफ सॉइल जो है वो क्या करता है, शियर स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है। जब आपका शियर स्ट्रेंथ बढ़ता है इट मीन्स कि जब मेरा शियर स्ट्रेंथ बढ़ गया तो मेरा जो फ्रिक्शनल रेसिस्टेंस है, ठीक है, एंगुलर शेप ऑफ सॉइल का जो फ्रिक्शनल रेसिस्टेंस है वो भी आपका बढ़ जाएगा। मतलब आप इधर से बोलिए चाहे उधर से बोलिए कि फ्रिक्शनल रेसिस्टेंस जब किसी एंगुलर सॉइल का बढ़ेगा इट मीन्स उसका शियर स्ट्रेंथ इनहेंस करेगा, बढ़ा देगा, एकदम सही है। तो यहाँ क्या बोल रहा है कि फ्रिक्शनल रेसिस्टेंस बिटवीन इंडिविजुअल पार्टिकल, एकदम सही है, फ्रिक्शनल रेसिस्टेंस होता है। यही कैसे आपको बोलता है कि हाँ, थर्ड ऑप्शन, थर्ड देखते हैं, थर्ड क्या है कि कोहिजन बिटवीन द सरफेस ऑफ ए सॉइल पार्टिकल, एकदम ये सही है। कोहिजन बिटवीन ए सरफेस ऑफ सॉइल पार्टिकल, एकदम सही है। तो देखा जाए तो आपका इसमें आपका तीनों स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, तीनों इसमें सही है, ठीक है दोस्त, क्या है, तीनों सही है, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं।
बताएं, फाइंड द हाइट ऑफ ए वाटर कॉलम। ठीक है, हमको हाइट निकालना है किसका, वाटर कॉलम का। ये कितना, अच्छा ये मल्टीप्लाई में है, ठीक है, ये इसका पावर में है, ठीक है, ये इसके मीटर स्क्वायर में है, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हमको क्या निकालना, हाइट निकालना है। द स्पेसिफिक वेट ऑफ, जो क्या स्पेसिफिक वेट कितना दिया गया, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दिया गया है। तो स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक फाइंड द हाइट निकालना था। हाइट एच इक्वल टू क्या होगा, गामा एच, सॉरी पी इक्वल टू ना, फाइंड द हाइट ऑफ वाटर कॉलम, ये तो प्रेशर दिया है ना, टू द प्रेशर इतना दिया है, फाइंड द हाइट, हाइट तो निकल जाएगा ना, हाइट हमको निकालना है। तो एच इक्वल टू क्या होगा, एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम्म, अरे यार ये तो प्रेशर इक्वल टू होगा ना, चलिए क्या होता है, प्रेशर इक्वल टू गामा इंटू एच। तो हमको एच निकालना है, तो गामा पी बाय गामा, ठीक है। अब पी कितना है, इसमें प्रेशर कितना दिया गया है, 3 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय 1। चलिए इसको सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। सॉल्व कीजिए, कितना आंसर आएगा जी, देखिए तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3000 सेंटीमीटर, मतलब 30 मीटर बोल सकते हैं, है 30 मीटर बोल सकते हैं ना। तो ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, बताए भाई लोग, क्या है, मैच दी फॉलोइंग है, कैसे हमको सॉल्व करना है, क्या अप्रोच लगाना है। अप्रोच इसमें वही लगाना है कि सबसे पहले जो हमको आता है पहले हम लोग उसको मैच कर लें, या तो जिसमें आप 100% श्योरिटी के साथ हैं कि ये मेरा इसका होगा तो होगा, ठीक है, वो पहले आप लगा लें, ठीक है। चलिए थोड़ा आप लोग भी बताएं कि इसका क्या होगा। तो इसमें से हम जानते हैं, हम किसके बारे में जानते हैं पता है, हम जानते हैं विस्कोसिटी के बारे में, ठीक है। अब विस्कोसिटी क्या होता है, विस्कोसिटी जो होता है क्या होता है, रेसिस्टेंस, ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपेरियंस रेसिस्टेंट टू फ्लूइड, फ्लूइड का क्या करता है, रेसिस्टेंस करता है, ठीक है। तो हम जान गए कि मेरा ए जो होगा वो ऑलवेज 3 होगा, ए का 3 होगा, ठीक है। बाकी किसका क्या हो, लेकिन हमको समझ में आ कि हम जान रहे हैं कि मेरा जो विस्कोसिटी होता है वो क्या होता है, रेसिस्टेंस टू फ्लूइड ऑफ फ्लो, ठीक है। फ्लो, फ्लूइड के फ्लो को रेजिस्ट करता है, ठीक है, वो क्या होता है, विस्कोसिटी होता है। तो हम देखते हैं ए का 3 किस में है, ए का 3 इसमें है, मतलब यही मेरा आंसर करेक्ट है। ऐसा बहुत कम होता है जो जिसमें आपका एक ही दिया है, किसी किसी इसमें भी ये दे देगा, बी में भी सेम दे देता है, सी में भी सेम दे देता है, डी का सिर्फ अलग रहेगा, ठीक है। बहुत रेयर रहता है, में से बेसिकली आपको 2 तक, जैसे ए हो गया, बी तक आपका सेम सेम डेटा रहेगा, सेम सेम। अगर यहाँ ए में भी 3 है तो उसके अगला जो ऑप्शन है उसमें भी ए 3 होगा। अगर बी में अगर 4 है तो इसमें भी बी में 4 होगा, ठीक है। सी में चेंज रहेगा, ठीक है, और डी में तो ऑटोमेटिक चेंज ही रहेगा, ठीक है। अब देखिए विस्कोसिटी क्या हो गया, विस्कोसिटी क्या हो गया, प्रॉपर्टी विच एक्सप्लेन द रेसिस्टेंस ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड टू फ्लो, ठीक है। उसके बाद सरफेस टेंशन क्या होता है जी, सरफेस टेंशन क्या होता है बताइए, प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी विथ एक्सप्लेन ऑफ स्फेरिकल शेप ड्रॉप ऑफ ए लिक्विड, आप लोग जान रहे हैं इसके बारे में। इस सरफेस टेंशन का कैपेबिलिटी क्या होगा, चेंज इन वॉल्यूम, किसमें है देखिए तो यही का, हाँ रिलेटिव चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है। जो बच गया कैपेबिलिटी हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। अरे यार ये तो थोड़ा कुछ क्वेश्चन सेम है, ऑप्शन गलत है, अरे थोड़ा ये मिस प्रिंट कर दिया है। चलिए इसके बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए क्या है कि ड्यूरिंग ड्यूरिंग डिजाइनिंग वाटर सप्लाई लाइन हैव ड्यूरिंग क्या है, ड्यूरिंग डिजाइनिंग वाटर सप्लाई लाइन ऑफ ए हाउस कॉम्प्लेक्स, 2 डिस्ट्रीब्यूशन पाइप आर ए डिफरेंट डायमीटर, ठीक है। टू डिस्ट्रीब्यूशन पाइप है जो कि डिफरेंट डायमीटर का है, ठीक है। उसका डायमीटर कितना है, 2 सेंटीमीटर है, एंड 6 सेंटीमीटर आर कनेक्टेड विथ अ मेन सप्लाई पाइप, ठीक है। जो मेरा मेन पाइप है कितना सेंटीमीटर का है, 6 सेंटीमीटर का है। तब पूछ रहा है कि द वेलोसिटी ऑफ ए फ्लो ऑफ ए वाटर इन अ पाइप ऑफ ए 2 सेंटीमीटर डायमीटर। तो जो पूछ रहा है कि जो मेरा 2 सेंटीमीटर वाला जो मेरा डिस्ट्रीब्यूशन पाइप है उसमें जो वेलोसिटी ऑफ फ्लो होगा कितना टाइम होगा, कितना टाइम्स में होगा, यहाँ टाइम्स में पूछ रहे थे ना, 4 टाइम्स होगा, 6 टाइम्स होगा, 9 टाइम्स होगा, या फिर मेरा 12 टाइम्स होगा, बताइए, ठीक है। चलिए इसमें लगाइए क्या लगेगा, थोड़ा देखिए तो। कल हम लोग इस टाइप का क्वेश्चन नहीं, मतलब थोड़ा सा इससे रिलेटेड, मतलब कंटिन्यूटी इक्वेशन से रिलेटेड हम लोग कल एक क्वेश्चन किए थे,
किए थे ना ये वाला, A1 V1 इजकल टू, वो जो पाइप नहीं था इस टाइप से, ये आपका मेन पाइप है, इस टाइप से नीचे फ्लो कर रहा था, यहाँ इसका डायमीटर दिया था D1 और एरिया भी दिया हुआ था डायमीटर के टर्म में, ठीक है। और यहाँ भी दिया हुआ था आपका डायमीटर और एरिया दिया था। इसका पूछ रहा था कि इसका बताएं कि इसका एरिया शायद ने क्या था, एरिया निकालने के लिए बोला था ना, कि शायद वॉल्यूम निकालने के लिए बोला था, सॉरी डायमीटर निकालने के लिए बोला था। इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग कल किए थे ना, बस उसी पे जैसे हम लोग कल जो कंटिन्यूटी क्वेश्चन लगवाए थे, बस इसमें भी आपका कंटिन्यूटी क्वेश्चन ही लगेगा, ठीक है। थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। चलिए, क्या होता है, A1 V1 इजकल टू A2 V2, ठीक है। अब चलिए इसमें क्या दिया गया है देखिए तो, ड्यूरिंग द वाटर सप्लाई हाउसिंग कम्प्लेक्स टू डायमीटर पाइप आर डिफरेंट इन डायमीटर कितना, टू D1 कितना है जी, D1 मेरा है कितना 2 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत बात नहीं, अच्छा है। और D2 कितना है मेरा, D2 मेरा 6 सेंटीमीटर, ठीक है। D2 मेरा कितना है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या करना है, अब क्या करना है, हमको क्रॉस सेक्शन एरिया निकालना पड़ेगा। तो हम लोग जानते हैं कि क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ अ पाइप है, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ अ पाइप जो होता है, क्या होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ अ पाइप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर, किसका, स्क्वायर ऑफ ए डायमीटर, स्क्वायर ऑफ ए डायमीटर, क्या होता है स्क्वायर ऑफ ए डायमीटर, ठीक है, किसका, एरिया, जैसे मेरा ये एरिया हो गया, ठीक है, एरिया ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डायमीटर का स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया टर्म, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके यहाँ पर हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, कैसे, देखिए आपका हो गया D1 कितना है जी, रेशियो कितना दिया D2/D1, ठीक है, D2/D1 होगा, कितना रेशियो है, इसका स्क्वायर हो जाएगा, हाँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग D2 कितना है, D2 कितना है 6 है ना, 6 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो गया 3, ठीक है, यहाँ 3 हो गया। अब क्या करेंगे, ये मेरा क्या आ गया, 3 मेरा क्या आ गया, डायमीटर का रेशियो आ गया, ये कितना डाया है, ठीक है, डायमीटर कितना 3 आ गया मेरा। अब हम लोग जो करेंगे कि V1/V2 इजकल टू A2/A1, ठीक है, जो कि एरिया है, ठीक है। तो मेरा एरिया कितना आ गया 3 आ गया डायमीटर, ठीक है, एरिया के टर्म में। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर तो हो ही रहा है ना, स्क्वायर हो रहा है, ये स्क्वायर हो रहा है ना, ये कितना हो गया 3×3=9, ठीक है, 9, 9 आपका करेक्ट आंसर है। हम लोग क्या देखेंगे, 9 टाइम्स दैट द 6 सेंटीमीटर डायमीटर ऑफ पाइप, मतलब जो मेरा 6 सेंटीमीटर वाला जो मेरा पाइप है वो कितना टाइम्स इंक्रीज करेगा, 9 टाइम्स, 9 टाइम्स दैट इन दी 6 सेंटीमीटर डायमीटर ऑफ पाइप, ठीक है दोस्त, समझ में आ गया क्या किए, देखिए फिर से एक बार समझिए कि हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि दो पाइप था, ठीक है, दो पाइप था जिसका एक एक पाइप का डायमीटर कितना था 2 सेंटीमीटर, दूसरा पाइप जो था उसका डायमीटर कितना था 6 सेंटीमीटर, ठीक है, 6 सेंटीमीटर। तो हम लोग जानते थे, कल हम लोग पढ़े हैं, तो पहले दे दिया क्या, ठीक है। चलिए हम लोग थोड़ा समझते हैं कि हम लोग कंटिन्यूटी क्वेश्चन जाते हैं, क्या होता है A1V1 इजकल टू A2V2, ठीक है, जिसमें से हमको एक D1 का वैल्यू और एक D2 का वैल्यू हमको दे दिया था, गिवन था, ठीक है, क्वेश्चन में आप लोग देख रहे होंगे D1 का वैल्यू और D2 का वैल्यू गिवन था, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या जानते हैं कि एक एक फार्मूला जो है कि क्रॉस सेक्शनल एरिया जो होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डायमीटर ऑफ स्क्वायर, ठीक है, डायमीटर का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो हम लोग देखें कि एरिया, ठीक है, तो डायमीटर कितना था मेरा, पहले हम लोग डायमीटर की बात करेंगे कि डायमीटर का स्क्वायर करा, ठीक है। तो जो मेरा डायमीटर है कितना है D2 है 6 सेंटीमीटर/2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 6/2 करके हम डिवाइड कर दिए तो ये जो मेरा आ गया, क्या मेरा आ गया, ये डायमीटर आ गया कितना 3 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो मेरा डायमीटर आ गया इसको हम लोग A1V1 A2V2 में चेंज कर देंगे, ठीक है, ये फार्मूला से। तो हम लोग V1/V2 इजकल टू A1/A2, ये जो मेरा एरिया आ गया कितना है 3 का स्क्वायर होगा ना, एरिया 3 का स्क्वायर, जब मेरा ये 3 आया इसका स्क्वायर होगा ना, ठीक है। तो ये जो होगा 3 का स्क्वायर मतलब 9, 9 टाइम्स दैट इन द 6 सेंटीमीटर डायमीटर ऑफ पाइप, जो मेरा जो 6 सेंटीमीटर वाला जो मेरा पाइप है वो कितना टाइम इंक्रीज कर जाएगा, उसका 9 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। वेलोसिटी कितना, वेलोसिटी इंक्रीज करेगा 9 टाइम्स, तो ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर, 9 टाइम्स वाला, ठीक है। बताइए, अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, मतलब फुल टॉस है।
मारिए छक्का जी, इसमें गलत नहीं होना चाहिए। क्या है? पिजमेट्रिक हेड इज द सम ऑफ, बताइए पिजमेट्रिक हेड किसका सम होता है? वेलोसिटी हेड प्लस प्रेशर हेड, या फिर प्रेशर हेड एंड डेटम हेड, या फिर डेटम हेड प्लस वेलोसिटी हेड, या फिर वेलोसिटी हेड प्रेशर हेड, या फिर डेटम हेड। बताएं कि जो पिजमेट्रिक हेड होता है किसका किसका सम होता है? तो आप लोग जानते हैं पिजमेट्रिक हेड जो होता है एलवेज क्या होता है? प्रेशर हेड प्लस डेटम हेड, प्रेशर हेड प्लस डेटम हेड प्लस डेटम हेड, डेटम हेड। ठीक है दोस्त, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब हम लोग अगर हम लोग टोटल हेड का बात करें तो टोटल हेड इजकल टू मतलब बर्नौलिक इक्वेशन, बर्नौलिस इक्वेशन जो होता है तो टोटल हेड इजकल टू कितना हो जाएगा? पता है क्या होगा? टोटल हेड इजकल टू क्या होगा? पहला बात सबसे पहले क्या होगा? प्रेशर हेड प्लस क्या? डेटम हेड, डेटम हेड प्लस क्या? प्रेशर हेड हो गया, डेटम हेड हो गया, फिर आपका क्या बचा? वेलोसिटी हेड, वेलोसिटी हेड। ठीक है दोस्त, ये मेरा हो गया क्या? टोटल हेड का फॉर्मूला। ठीक है, तो ध्यान देना ये इसको भी। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। वो थोड़ा बगल में डॉग डॉग ये सब रहता है यार, कोई रखता है, ठीक है, वो उतना हल्ला करता है, उतना माइंड नहीं करना है हमको, पढ़ने पर अपना ध्यान देना है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्या है कि कंसिडरिंग कंट्रोल फ्लड, पहला है। दूसरा क्या है? जनरेटिंग हाइड्रो पावर। ठीक है, तीसरा क्या है कि प्रिवेंटिंग लॉस ऑफ वाटर इन ए परकुलेशन वाटर फ्रॉम फील्ड। ठीक है, चौथा क्या है कि सीवेज डिस्पोजल। ठीक है, चार को अलग अलग टर्म दिए गए हैं और वो क्या पूछ रहा है? ए रिजर्वायर इज यूज फॉर, हम लोग रिजर्वायर में जो यूज कर रहे हैं इनमें से हम लोग कौन कौन सा जो चार जो ऑप्शन दिया गया है हम लोग कौन यूज करते हैं? बताएं आप लोग। क्या हम लोग रिजर्वायर में सीवेज डिस्पोजल का कोई ऐसा सीन हम लोग जानते हैं क्या? एकदम नहीं, ये तो सीधा तो ऑड टर्म है, इसको काट दीजिए। जब चौथा काट देता है तो मेरा चौथा ये हो गया, ये नहीं होगा। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं कि प्रिवेंटिंग वाटर लॉसेस इन ए परकुलेटिंग ऑफ ए फील्ड। क्या फील्ड में यहाँ पर क्या बोल रहा है कि प्रिवेंटिंग वाटर लॉसेस इन ए परकुलेशन फ्रॉम ए फील्ड, या फील्ड का बात बोला जा रहा है, लेकिन मेरा ऐसे रिजर्वायर का कुछ लेना देना नहीं है, तो ये मेरा भी गलत हो जाएगा। ठीक है, मतलब तीसरा गलत, इसमें ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, जो मेरा जो बच गया ये मेरा आंसर हो जाएगा। समझ गए? अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए तो तुरंत आप ऑप्शन एलिमिनेशन का मेथड लगाएं, जो कि बहुत ही बेस्ट और बहुत ही एक्यूरेसी मेथड है। आप बहुत ही इजीली, जैसे देखिए रिजर्वायर के बारे में तो हम लोग जानते हैं रिजर्वायर क्या होता है। ठीक है, तो रिजर्वायर में हम लोग सीवेज डिस्पोजल तो कोई इसमें कोई तो दूर दूर तक कोई इसका सामना नहीं है। ठीक है, ये सीधे ही अलग टर्म दिया गया है, इसको आप लोग काट दीजिए। अब प्रिवेंटिंग लॉसेस ऑफ वाटर इन ए पर्कुलेशन फ्रॉम ए फील्ड, इसे फील्ड के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, जो कि हम लोग जानते हैं। तो हम लोग ये दोनों हम लोग ये टर्म जो दोनों है हम लोग बहुत ये टर्म से हम लोग अच्छे से वाकिफ है कि जो कंट्रोलिंग फ्लड किस में होगा? आपका रिजर्वायर में होगा। जनरेटिंग हाइड्रो पावर किस में होगा? आपका रिजर्वायर में होगा। ठीक है, तो ये दो टर्म जो आपका रिजर्वायर में होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड ऑप्शन नंबर सेकेंड। ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर दोस्त। ठीक है, ठीक है दोस्त, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। बताएं, सेम क्वेश्चन जो मैं हम लोग पीछे जो हम लोग कंसेप्ट लगाया था उसी कंसेप्ट से बनाए कि जो सबसे पहले हमको आता है पहले हम लोग उसको टिक करेंगे। जैसे कि हमको सबसे पहले किसका क्या आ रहा है? हमको आ रहा है कि करंट मीटर क्या मेजर करता है? एलवेज वेलोसिटी मेजर करता है। ठीक है, तो हमको देखते हैं कि वेलोसिटी का है, कंट्रोल सिल्ट है, नहीं है, कंट्रोल वाटर लेवल ये भी नहीं होगा, डेप्थ देखिए चार में वेलोसिटी है, तो एक हम लोग बोल सकते हैं कि एक हमारा चार होगा। ठीक है, देखते हैं एक का चार किस में है? अरे भाई एक ही गो में है, एकदम तुरंत मार्क हम लोग आगे बढ़ जाएंगे ना? नहीं, और आगे भी देखिए, आगे भी क्या है, आगे भी हम लोग को जानकारी लेना है ना। ये तो आपका एग्जाम पॉइंट, मतलब एग्जाम में इस टाइप से ट्रीट करना है, मैं आपको बता रहा हूँ एग्जाम में फेस करने के लिए। बाकी हम लोग अभी जब क्लासेस पढ़ रहे थे, क्लासेस में हमको सारा चीज़ पढ़ना पड़ेगा ना। फिर हम लोग देखते हैं कि मेरा जो हम इसके बाद हमको क्या आता है, हमको इसके बाद हमको आता है सिल्यूस गेट। ठीक है, सिल्यूस गेट क्या करता है? वाटर को कंट्रोल करता है। ठीक है, जो कि आपको भी पता है कि वाटर को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो सिल्यूस गेट क्या करता है? कंट्रोल वाटर लेवल फ्रॉम ए फ्लो रेट इन ए चैनल। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका किसका? डी का टू हो जाएगा, डी का टू हो गया। ठीक है, अब इसके बाद आपका हेड रेगुलेटर हो गया। अब हेड रेगुलेटर क्या करता है पता है? हेड रेगुलेटर क्या करता है बताइए? है, आप लोग जानते हैं कि कौन सा? सील्ट इजेक्टर, सील्ट एक्सक्लूडर, पता है ना सारा कहानी।
सील्ट इजेक्टर कहाँ पे यूज, कहाँ पे उसका फंक्शन क्या है, वो क्या कैसे कहाँ अप स्ट्रीम में यूज होता है कि डाउन स्ट्रीम में यूज होता है, सील्ट एक्सक्लूडर क्या होता है, सील्ट एक्सट्रैक्टर क्या होता है, जो कि मैं आपको बहुत बेहतरीन तरीके से सारे में आपको मैं इस सेट में बताया हुआ हूँ। अगर इस सेट में नहीं भी बताया हुआ हूँ तो जितने भी आपका जैसे आपका डी ए जे का जितना भी सेट हुआ है, ठीक है, अगर वो सेट भी आप लोग देख लेते हैं तो आपको बहुत हेल्प मिलेगा, ठीक है, बहुत हेल्प मिलेगा। छोड़िए कोई दिक्कत नहीं, अगर वो नहीं देखे तो आप लोग इसी से सब कंटिन्यू रहे। आपको मैं अगर कभी वैसा क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है, हम लोग अभी बहुत सेट करने वाले हैं। आपका सिल्ट इजेक्टर हो गया, सिल्ट एक्सट्रैक्टर हो गया, वो कॉन्सेप्ट आएगा, वो पॉइंट मतलब वो जो कॉन्सेप्ट आएगा, वो जो टॉपिक आएगा, तो उसके बारे में हम लोग विशेष मतलब पूरा विस्तार से हम लोग समझने वाले हैं, ठीक है। तो हेड रेगुलेटर क्या हो गया, कंट्रोल सिल्ट को कंट्रोल करता है, ठीक है, फ्रॉम ए कैनाल में, ठीक है, कैनाल में सिल्ट जाने से उसको रोकता है। तो मेरा सिल्ट क्या हो गया, हेड रेगुलेटर हो गया। तो इसका जो ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ठीक है दोस्त। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अरे यार फिर से क्वेश्चन खाली ऑप्शन वाला, तो क्या बात है, कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन वाला और सही है कि हम लोग को ज़्यादा समझ में भी आता है। देखिए इजी क्वेश्चन है, इसको आराम से टेकल कीजिए कि सबसे पहले हमको क्या आता है। आज ये क्वेश्चन आप लोग बताइए, ठीक है, क्या कि दो क्वेश्चन हम बता दिए, अब ये क्वेश्चन थोड़ा आप लोग बताइए कि इसका सबसे पहले हम लोग आपको आपको सबसे पहले किसका इसमें आ रहा है, रिफ्लक्स बल्ब क्या होता है, सिल्यूस बल्ब क्या होता है, प्रेशर रिलीफ बल्ब क्या होता है, एंड सिकोर स्कोर बल्ब क्या होता है। इसके बारे में आप बताएं कि इसका कौन सा होगा, एक्यूरेट बताना है जी, ठीक है। तब तक हम अपना सोचते हैं। बताएं बताएं। हम्म, आ गया आंसर, मेरा आंसर ये है। अब बोलिएगा डायरेक्ट आप कैसे मार दिए, हमको पता है इसीलिए मार दिए। देखिए कैसे मारे सो, सबसे पहले हम क्या समझे सब पता है। सबसे पहले हम समझे किसके बारे में, हम पहले जानते हैं सिल्यूस बल्ब के बारे में, ठीक है, सिल्यूस बल्ब के बारे में। सिल्यूस बल्ब क्या होता है बताइए, ठीक है, सिल्यूस बल्ब के बारे में जाने हम, ठीक है। आज इसके बाद हमको देखें, अरे यार रिफ्लेक्स बल्ब है, इसके बारे में हम जान गए कि ये क्या होता है। हम जानते हैं क्या कि रिफ्लेक्स बल्ब एलवेज वन डायरेक्शन में फ्लो करता है, हम लोग देख लिए। जैसे यहाँ पर देखें कि द फ्लो ओनली वन डायरेक्शन, एकदम पहले इसको मार दिए, जैसे इसको मारे हैं, जैसे एक ही तो है ही है, जिसको इसको मार रहे हैं तुरंत हमें समझ में आ गया कि इसका आंसर यही होगा, क्योंकि चार एक ही में है, और किसी और में चार रहता तो फिर हम लोग दूसरा को भी हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। समझ में आ गया, इसका आंसर क्या हो गया, सी हो गया। चलिए रिफ्लक्स बल्ब क्या होता है, रिफ्लक्स बल्ब ऐसा बल्ब होता है जो कि आपको वाटर को ओनली एक डायरेक्शन में फ्लो करवाता है, ठीक है। इसका क्वेश्चन एक और टाइप से पूछता है क्या, स्टेटमेंट में, जैसे रिफ्लक्स बल्ब पूछेगा कि रिफ्लक्स बल्ब इज ए जो वाटर फ्लो करता है, क्या वो डिफरेंट डायरेक्शन में करता है, ये आया हुआ क्वेश्चन है, आया हुआ है, पूछा था इनमें से कौन सा करेक्ट है, ठीक है, कौन सा इनकरेक्ट पूछा था, इनकरेक्ट, ठीक है। तो इनकरेक्ट कौन सा होगा आपका, यही वाला कि जो क्या रिफ्लक्स बल्ब जो होता है वो वाटर को फॉलो करता है अलाउ वन एक डायरेक्शन में ना, और उसमें क्या दिया था डिफरेंट डायरेक्शन में, जो कि वो गलत होगा, ठीक है। रिफ्लेक्स बल क्या होता है, वाटर फ्लो अलोंग ए वन डायरेक्शन, ठीक है। तो मेरा जो इसका जो आंसर हो गया, इसका आंसर ए मतलब ये इसका इससे मिलाप हो गया, मतलब चार हो गया, ए का चार हो गया। फिर देखते हैं सुलिस बल्ब। सुलिस बल्ब हम लोग क्या जानते हैं, ये एलवेज कंट्रोल द फ्लो ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एट ए कॉर्नर एंड पाइप जंक्शन, ठीक है। कॉर्नर एंड पाइप जंक्शन पे हम लोग सिलिस बल्ब को यूज करते हैं। इसका हो गया बी का तीन हो गया। इसके बाद अस्कोर बल्ब में हम लोग क्या करते हैं, अस्कोर बल्ब में हम लोग क्या करते हैं बताइए। स्कोर बल्ब में हम लोग जो भी आपका सिल्ट पार्टिकल जो मेरा वाटर में पाइप में पहले से आ गया है, बल्ब में घुस गया है, अगर सिल्ट जैसे बालू में घुस गया है, तो हम लोग उसको निकालते हैं, कहाँ करते हैं देखिए, ड्रेन आउट ऑफ ए वाटर, ड्रेन आउट ऑफ ए वेस्ट वाटर फ्रॉम ए डेड इन सिस्टम, ठीक है। उसी को लिखा है, थोड़ा सा एडवांस में लिख दिया है, ठीक है। तो हमको समझ में आ गया कि ऑप्शन नंबर सी है राइट आंसर। चलिए हम लोग को मिल गया करेक्ट। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आगे देखा जाए, इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन, इसको तो हम नहीं बताएंगे पक्का, ठीक है, इसको तो बतेबे नहीं करेंगे चाहे कुछ हो जाए। आप आपको ये बताना पड़ेगा। कल भी हम लोग किए हैं क्या, शायद याद नहीं आ रहा है, किए जरूर होंगे हम, हाल ही फिलहाल में किए, हमको याद है।
ठीक है, बताइए। स्क्रीनिंग, फर्स्ट, सेडिमेंटेशन, डिसइंफेक्शन, फिल्ट्रेशन, बताइए। फोर्थ, फोर्थ में कहाँ है? चार किस में है? देखिए तो चार इसमें, एक ही में आंसर फट के पहला ही आंसर हो गया। अरे यार नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, एक मिनट एक मिनट। फोर्थ में वो नहीं होगा, फोर्थ में होता क्या आपका? फोर्थ में आपको हो गया थर्ड, फोर्थ में फिल्ट्रे, थर्ड में आपको हो गया, थर्ड में आपको हो गया फिल्ट्रेशन, फोर्थ में होता है ये, ठीक है। थर्ड में मतलब, थर्ड में पहले, जैसे पहला स्क्रीनिंग हो गया, ठीक है। स्क्रीनिंग होने के बाद क्या होगा? दूसरा क्या होगा? सेडिमेंटेशन होगा, सेडिमेंटेशन टैंक में जाएगा। सेडिमेंटेशन टैंक में जाने के बाद हम लोग डिसइंफेक्शन करते हैं, ठीक है। डिसइंफेक्शन के बाद अब मेरा फिल्ट्रेशन होता है, मतलब चौथा ये होगा। पहले क्या हो गया? तीन, पहले ये मतलब ऑप्शन नंबर, अरे यार पेन कहाँ गया यार, ठीक है। पहले हम लोग क्या किए? स्क्रीनिंग किए, ठीक है। स्क्रीनिंग इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी है। उसके बाद हम लोग क्या किए? पहले इसमें दूसरा है क्या? सेडिमेंटेशन, एकदम ठीक है, सेडिमेंटेशन किए। ये दोनों गलत हो गया, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या किए? डिसइंफेक्शन करते हैं या फिर हम लोग फिल्ट्रेशन करते हैं, सो बताइए आप लोग। उसके बाद हम लोग, जैसे आपका सेडिमेंटेशन हो गया है, सेडिमेंटेशन से पानी सेडिमेंट हो गया, वहाँ से हम लोग पानी को अब आगे अगला स्टेज में भेजते हैं। अगला स्टेज मेरा क्या है? फिल्ट्रेशन या फिर डिसइंफेक्शन, बताएं। अगला स्टेज क्या है? फिल्ट्रेशन। जैसे वहाँ से हम पानी हम लोग फिल्टर कर लिए, फिल्टर करके फिर हम लोग भेजते हैं कहाँ पे? डिसइंफेक्शन में, ठीक है। ये जो मेरा थर्ड स्टेज है, थर्ड स्टेज यहाँ पर है क्या? डिसइंफेक्शन, ठीक है दोस्त। डिसइंफेक्शन, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्या पूछ रहा? द करेक्ट सीक्वेंस, देख रहे हैं सीक्वेंस पूछ रहा है ना वाटर ट्रीटमेंट का। बताएं, इजी क्वेश्चन है। सीबीआर का हम आज हम लोग सीबीआर का दो क्वेश्चन किए। एक पहले पढ़े सीबीआर टेस्ट के बारे में जो आपके बोल रहा था, ठीक है, और ये सेकंड है। बताएं, स्टैंडर्ड लोड पूछ रहा है 2.5 mm और 5 mm का। ये जो आप लोग जानते हैं कि 2.5 mm के लिए कितना होता है? 13, 1350। और 5 mm पेनिट्रेशन के लिए कितना? 20-55। 1350, 20-55, 1350। देखिए ये भी, इसमें भी है। ये दोनों न्यूटन में भी दिया गया है और दोनों केजी में भी होता है। कौन सा आप लोग पढ़े हैं? कौन सा होगा, सो बताएं। कितना केजी होता है स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन लोड ना है जी? तो क्या न्यूटन में, कि न्यूटन में या फिर केजी में? बताएं। केजी में, ठीक है। 2.5 mm पेनिट्रेशन के लिए जो हम लोग स्टैंडर्ड लोड यूज करते हैं कितना है? 1350 केजी, ठीक है। और 5 mm पेनिट्रेशन के लिए जो हम लोग यूज करते हैं कितना? 20-55, ठीक है। 20-55 समझ में आ गया? चलिए हम लोग इसका ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ना कि न्यूटन मार दीजिएगा आप लोग, ठीक है। न्यूटन नहीं मारना है। थोड़ा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, ना कि जल्दी जल्दी के चक्कर में इजी क्वेश्चन गलती कीजिएगा, फिर आपका वही होगा, फिर से फिर प्रॉब्लम बढ़ेगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज टू मेजर स्पीड ऑफ ए मूविंग व्हीकल? अच्छा, मूविंग व्हीकल, बताइए कौन सा डिवाइस है हम लोग किसी भी व्हीकल जो मूव कर रहा है उसको क्या बोल रहा है? स्पीड मेजर कर रहा है। यूज टू मेजर, यूज टू मेजर, मेजर स्पीड ऑफ ए मूविंग व्हीकल। कोई व्हीकल चल रहा है, मूव कर रहा है, उसका स्पीड मेजर कर रहा है, तो इसमें से किसका यूज हम लोग करते हैं? बताइए। वेट ब्रिज, एकदम नहीं। क्या है वेट ब्रिज? लैडर गन, या फिर नॉइज मीटर? नॉइज मीटर से कोई मतलब नहीं यहाँ पर, यहाँ तो स्पीड के बारे में बोल रहा है। लूप डिटेक्टर, लूप डिटेक्टर, इसका भी कोई मतलब नहीं है। तो आपका जो लाइडर गन है, लैडर गन है, यही एक आपका डिवाइस है जिसके कारण हम लोग किसी भी मूविंग व्हीकल का, कोई भी व्हीकल मूविंग है, मूविंग कंडीशन में है, तो उसका हम लोग स्पीड मेजर कर सकते हैं। कौन सा? लाइडर, लाइडर गन, ठीक है। लाइडर गन, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ठीक है दोस्त। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बताइए। क्रीप इज ए फेनोमेना ऑफ, इजी क्वेश्चन है एकदम, आराम से जवाब दे दीजिए। क्रीप का फेनोमेना बताइए। क्रीप बहुत बार आप लोग ये सब क्वेश्चन किए बहुत बार। क्रीप इज ए फेनोमेना ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल मूवमेंट ऑफ ए रेलवे इन अ ट्रैक, लॉन्गिट्यूडिनल मूवमेंट, ठीक है, ना कि लेटरल मारिएगा, ठीक है। इतना तो आप लोग समझदार हो ही गए हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। बताएं क्या है? द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ए सर्वे कंडक्ट टू फाइनलाइज द रेलवे अलाइनमेंट, ठीक है। ये हमको रेलवे अलाइनमेंट हमको फिक्स हुआ है, ठीक है, कि हम यहाँ से
इस बिहार से लेकर यूपी तक एक रेलवे अलाइनमेंट, मतलब एक रेलवे अलाइनमेंट फिक्स हुआ है, जहाँ पे हमको रेलवे का ट्रैक को बिछाना है, ठीक है। तो उसके कंडीशन में बताइए आप लोग कि सबसे पहले कौन सा सर्वे किया जाएगा, वही पूछ रहा है इसमें। सबसे पहले कौन सा सर्वे किया जाएगा बताइए? रिकॉग्निशन सर्वे, प्रीलिमिनरी सर्वे, ट्रैफिक सर्वे या फिर लोकेशन सर्वे, बताएं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बताएं तो। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग ट्रैफिक फाइंड करेंगे, ठीक है। ट्रैफिक फाइंड करेंगे कि जो हम लोग एक दूसरे, जो जहाँ से हम लोग पास कर रहे हैं वहाँ पे ट्रैफिक कितनी है, ठीक है। कितने लोग पर डे इसमें इस रोड पे, इस अलाइनमेंट में कितने रोड, अगर हम लोग इसमें ट्रेन चलाएंगे उस रूट पे, तो कितने लोग पर डे इसमें लोग आएंगे और जाएंगे, आएंगे और जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड करेंगे? ट्रैफिक, ठीक है। ट्रैफिक जब फाइंड कर लिए, मतलब फाइंड हो गया कि मेरा ट्रैफिक यहीं से, इसमें ज़्यादा, यहाँ पर ज़्यादा, मतलब ज़्यादा पॉपुलेशन है, यहीं से हम लोग एक रेलवे ट्रैक बिछा देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या किए, हम लोग ट्रैफिक फाइंड कर लिए। ट्रैफिक फाइंड करने के बाद हम लोग क्या करेंगे? लोकेशन को फाइंड कर देंगे, ठीक है जी। कौन सा? लोकेशन। लोकेशन, लोकेशन कौन सा है देखिए तो। पेन का है, देखिए। सॉरी, लोकेशन नहीं होगा। ट्रैफिक फाइंड, ट्रैफिक फाइंड हम लोग कर लिए। ट्रैफिक किसमें है? 3 इसमें है, ये और ये होगा, ठीक है। ये दोनों होगा नहीं। अब क्या, ट्रैफिक फाइंड कर लिए, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? रिकॉर्डेंस सर्वे करेंगे, प्रीलिमिनरी सर्वे करेंगे, करेंगे या फिर हम लोकेशन सर्वे करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? रिकॉग्निशन सर्वे करेंगे, रिकॉग्निशन सर्वे, ठीक है। रिकॉग्निशन सर्वे इट मीन्स पहला, फर्स्ट ऑप्शन दोनों में है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्या, चौथा और दूसरा। चौथा क्या है जी? चौथा मेरा लोकेशन सर्वे है और दूसरा प्रीलिमिनरी सर्वे है। तो उसके बाद क्या करेंगे? मेरा ट्रैफिक हम लोग को फाइंड हो गया, रिकॉग्निशन सर्वे हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग करेंगे कि प्रीलिमिनरी सर्वे करेंगे। कौन सा करेंगे? प्रीलिमिनरी सर्वे, जो कि आप लोग जानते हैं प्रीलिमिनरी सर्वे क्या होता है। ऑप्शन नंबर सेकेंड, ऑप्शन नंबर सेकेंड, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज ए राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन इज ए राइट आंसर, ठीक है। डी ऑप्शन इज ए राइट आंसर। क्या किए हम लोग? प्रीलिमिनरी ऑप्शन कर लिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? उसके बाद हम लोग करेंगे लोकेशन सर्वे। सबसे लास्ट स्टेज में हम लोग लोकेशन फाइंड करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है सबसे लास्ट में है, डी इज ए राइट आंसर, ठीक है दोस्त। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। बताएं, डिफरेंस बिटवीन ए कॉस्ट ऑफ ए प्रॉपर्टी एंड accumulated depreciation cost is known as मार्केट वैल्यू, सेल्वेज वैल्यू, बुक वैल्यू या फिर कैपिटल वैल्यू। बताएं क्या बोल रहा है? डिफरेंस बिटवीन ऑफ ए प्रॉपर्टी एंड एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन कॉस्ट इज नोन एज एल्वेज बुक वैल्यू। सेल्वेज वैल्यू क्या है आपको पता है, मार्केट वैल्यू क्या आपको पता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया? सी इज अ राइट आंसर। बताएं। चलिए देखते हैं, सिक्योरिटी डिपॉजिट कितना परसेंट होता है बताइए पहले। सिक्योरिटी डिपॉजिट कितना परसेंट होता है बताएं। तो चलिए पहले हम लोग स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकंड। क्या पूछ रहा है जी? करेक्ट पूछ रहा है, ठीक है। करेक्ट कॉम्बिनेशन पूछ रहा है। चलिए देखते हैं। सिक्योरिटी डिपॉजिट इज अ अमाउंट ऑफ मनी, ठीक है, विच इज नॉन रिफंडेबल। ध्यान से पढ़िएगा, नॉन रिफंडेबल दिया हुआ है। नॉन रिफंडेबल इवन आफ्टर द मेंटेनेंस पीरियड इज ओवर। अगर जब मेरा कोई प्रोजेक्ट है, ठीक है, जो कि हम लोग एक प्रोजेक्ट के लिए हम लोग सिक्योरिटी डिपॉजिट हम लोग करते हैं, ठीक है। सिक्योरिटी डिपॉजिट इसमें क्या बोल रहा है कि हम लोग को जो अमाउंट हम लोग सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पर जो हम लोग जमा किए हैं वो क्या, वो नॉन रिफंडेबल है। इवन कब? जब आफ्टर मेंटेनेंस पीरियड ऑफ ओवर, जब मेरा मेंटेनेंस पीरियड ओवर हो जाता है, जब पार हो जाएगा मेंटेनेंस पीरियड, तब क्या वो सिक्योरिटी डिपॉजिट जो होगा नॉन रिफंडेबल होगा, ये बोल रहा है। बताइए तो, ये ऑप्शन सही है कि गलत है? सॉरी, ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है बताइए। हाँ, सिक्योरिटी डिपॉजिट नॉन रिफंडेबल होता है कि रिफंडेबल होता है बताइए पहले आप लोग। हाँ, यहाँ तक तो आप लोग समझ रहे हैं कि आपका नॉन रिफंडेबल, लेकिन यहाँ जो इसके बाद जो बोल रहा है कि इवन आफ्टर मेंटेनेंस, मेंटेनेंस पीरियड इज ओवर, जब मेरा मेंटेनेंस पीरियड जब ओवर हो जाएगा, इट मीन्स क्या, जो आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो नॉन रिफंडेबल होगा। एकदम गलत बोल रहा है ये, रिफंडेबल होता है। दोनों देखिए, आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट एक अर्नेस्ट मनी, दोनों आपका रिफंडेबल होता है, लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है? नॉन रिफंडेबल, एकदम जो गलत है,
ठीक है, दूसरा देखते हैं कि रिटेंशन मनी एलवेज फॉरफिटेड बाय द डिपार्टमेंट इवन आफ्टर द फाइनलाइजेशन ऑफ ए मेंटेनेंस और एडजस्टमेंट ऑफ ए क्लेम इज ओवर। बताए, रिटेंशन मनी एलवेज फॉरफिटेड बाय ए डिपार्टमेंट, ठीक है, इवन आफ्टर द फाइनलाइजेशन ऑफ मेंटेनेंस और डिप्रिसिएशन ऑफ ए क्लेम। एकदम ये भी मतलब रिटेंशन मनी एलवेज फॉरफिटेड बाय ए डिपार्टमेंट आफ्टर इवन आफ्टर द फाइनलाइजेशन ऑफ मेंटेनेंस और एडजस्टमेंट ऑफ ए क्लेम इज ओवर। ठीक है, क्लेम इज ओवर, ये भी गलत है, ये भी मेरा गलत है, ये भी जो स्टेटमेंट सेकंड दिया गया ये भी मेरा गलत है। ठीक है, मतलब देखा जाए तो दोनों स्टेटमेंट इसमें से गलत हो रहा है, तो किसमें से कौन सा होगा जी? स्टेटमेंट दोनों गलत है, दोनों गलत है। स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर इंडिविजुअली फॉल्स, एकदम सही है। ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। समझ में आ गया? अर्नेस्ट मनी, सिक्योरिटी मनी, आपको दो याद रखना, दोनों जो होता है कि रिफंडेबल होता है ना कि नॉन रिफंडेबल होता है। इसमें क्या बोला गया है? सिक्योरिटी मनी इज अमाउंट ऑफ ए मनी विच इज नॉन रिफंडेबल, जो कि यही गलत हो गया ये। ठीक है दोस्त, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ बताइए, आज तो ये वाला क्वेश्चन आपको भर भर के मिला है, हमको लगता है 5 से 6 क्वेश्चन आपको इस टाइप से देखने को मिलेगा। अच्छा बात है। चलिए अब इसमें से हमको किसके बारे में पता है, इसके बारे में हम जान रहे हैं। किसके बारे में जान रहे हैं भाई? इसके बारे में हम जान रहे हैं, हम जान रहे हैं एस्टिमेशन के बारे में। ठीक है, एस्टिमेशन क्या होता है? ठीक है, पढ़ते हैं। देखिए तो हमको एस्टिमेशन के बारे में हमको पता है। तो एस्टिमेशन के बारे में हमको क्या पता है कि एस्टिमेशन क्या है कि प्रोबेबल कॉस्ट होता है। ठीक है, प्रोबेबल कॉस्ट ऑफ ए किसी भी प्रोजेक्ट का। ठीक है, वो आपका एस्टिमेशन हो गया। तो हमको पहला का मिल गया, तीसरा। ठीक है, पहला तीसरा, अरे यार एकरो में एक ही गुमदेल है। अच्छा कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हम लोग प्लानिंग देखते हैं, बी प्लानिंग। प्लानिंग क्या गया? प्लानिंग सिटिंग ऑब्जेक्टिव एंड डिटरमाइनिंग ए कोर्स ऑफ एक्शन फॉर अचीविंग द प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव, एकदम सही है। प्लानिंग एक होता है। क्वालिटी कंट्रोल क्या हो गया? टेस्टिंग यूनिट एंड डिटरमाइन वेदर द मटेरियल आर विद इन द स्पेसिफिकेशन टू द फाइनल प्रोजेक्ट। ये आपका हो गया डिजाइनिंग का, ये बोल रहा है डिजाइनिंग का। समझ में आ गया? डी का 4। और सॉरी यार, द साइंस ऑफ ए कैलकुलेशन द डिफरेंस लोड रिक्वायरमेंट सो दैट प्रपोज स्ट्रक्चर कैन विथस्टैंड रोस्ट कैन सेंस सिनेरियो। डिजाइनिंग का ये हो गया, सॉरी डिजाइनिंग का मेरा हो गया बी ऑप्शन होगा। डिजाइनिंग का क्या हो गया? बी ऑप्शन होगा। ठीक है, ये क्वालिटी कंट्रोल ये आ जाएगा टेस्टिंग वाले यूनिट में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। बताएं, द डिस्ट्रीब्यूशन सप्लाई द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑफ ए वाटर सप्लाई इज डिजाइन इन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सप्लाई। किसके बेसिस पे हम लोग डिजाइन करते हैं? बताएं, पीक आवरली डिमांड, कॉन्सिडेंट ड्राफ्ट, या फिर एवरेज डेली ट्रैफिक, एवरेज डेली डिमांड, या फिर ग्रेटर देन ए और बी। बताएं, इजी क्वेश्चन है, गलती तो होना नहीं चाहिए। हम लोग जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को जो हम लोग डिजाइन करते हैं, एलवेज क्या, कंसिडेंट ड्राफ्ट या फिर पीक आवरली डिमांड। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। हम लोग दोनों के लिए डिमांड करते हैं। ठीक है, जो कि किसको? डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को। ठीक है, तो डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अरेंज द फ्लोइंग इन्वायरमेंटल कन्वेंशन इन ए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। थोड़ा इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर लगाइए, तो कहाँ से? फ्रॉम ओल्डेस्ट, सबसे पुराना से सबसे लेटेस्ट में जाना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले सबसे पुराना कौन होगा? स्टॉकहोम कन्वेंशन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, या फिर क्वेटो प्रोटोकॉल, या फिर बेसल कन्वेंशन। बताए सबसे पुराना कौन है जी? सबसे पुराना कौन सा लग रहा है? स्टॉकहोम कन्वेंशन। इसका हम लोग पहले डेट देख लेते हैं। ठीक है, डेट कब कब हुआ था। ठीक है, अतः हम लोग जानते हैं कि जब स्टॉकहोम कन्वेंशन कब हुआ था? बताइए तो थोड़ा सा, आप लोग को पता होगा कब हुआ था। 2001 में स्टॉकहोम कन्वेंशन। उसके बाद आपका क्या है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये आपका कब हुआ था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एलवेज आपका 1987 में हुआ था। ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपका कब हुआ था? 1987 में। फिर आपका क्या है? क्योटो प्रोटोकॉल, ये कब हुआ था? बताए 1997। कब?
1797। इसके बाद आपका क्या है, बेसल कन्वेंशन, ये आपका कब है, 1989। ठीक है, अब बस ये आप लोग बता दिए, इसी के एरेंज में सजा दीजिए। ठीक है, चलिए फर्स्ट कौन होगा जी, सबसे ओल्डेस्ट कौन है इसमें से, बी, बी होगा ना, 1987 कहाँ है, बी बी बी, हाँ बी हो गया, ये होगा चाहे ये होगा। उसके बाद डी डी दोनों कॉमन है, डी डी मतलब डी बेसल कन्वेंशन। ठीक है, उसके बाद कौन सा आएगा आपके पास, सी आएगा, सी इसी में है। उसके बाद ए आएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। ये आपका इसमें डेट डेट याद रखना जरूरी है। ठीक है, डेट याद रहेगा, कन्वेंशन स्टॉकहोम कन्वेंशन कब हुआ था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था, क्वेटे प्रोटोकॉल कब हुआ था, बस आपको ये याद रखिएगा, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है दोस्त, बताएं, व्हाट इज द नेम ऑफ द वाटर कमिंग आउट ऑफ ए किचन, किचन से निकल रहा है, बाथरूम से निकल रहा है और वॉश बेसिन से निकल रहा है, उस वाटर को हम लोग कौन सा वाटर बोलते हैं, गार्बेज बोलते हैं, सुलेज बोलते हैं, सीवेज बोलते हैं, या फिर डिस्चार्ज बोलते हैं, बताएं। आप लोग इसके बारे में बहुत अच्छे से मैं आपको बताया हूँ, क्या उसे हम लोग कौन सा वाटर बोलते हैं, एलवेज, सुलेज। ठीक है, क्या, सुलेज ना कि सीवेज। ऑप्शन नंबर बी जा राइट आंसर। बताएं, या इफ अ ड्यूटी इज इतना दिया है, ठीक है, बेस पीरियड इतना है, निकालना क्या है, डेल्टा, फॉर्मूला लगाएं, 8.6 पर डेल इजकल टू कितना, 8.6 पर बी बाई डी। चलिए 8.6 पर बी कितना है, 120 बाई डी कितना है, डी 1428। बस इसको सॉल्व कीजिए, जो आपको इसको सॉल्व कीजिएगा आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व कीजिए, इसका आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर आपका कितना है, 0.726। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर है। ठीक है दोस्त, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इजी क्वेश्चन तो हार्ड आपको लगता नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन सारा एक्सप्लेनेशन भी अच्छे तरीके से हो रहा है, प्लस क्वेश्चन भी थोड़ा सा है ठीक ठाक, ताकि एग्जाम में आपको देखने को मिले इस टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्या है, खोसला थ्योरी, खोसला थ्योरी ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, बताइए किस पे डिपेंड नहीं करता है, मॉडुलर पे, किस पे डिपेंड नहीं करता है, वियर एंड वेराज पे करता है डिपेंड, या फिर क्रॉस रेगुलेटर एंड हेड रेगुलेटर, या फिर मॉड्यूल, होता है। एलवेज याद रखिए, जो खोसला थ्योरी है एलवेज मॉड्यूल पे डिपेंड करता है, लेकिन ये जो आपका है वियर एंड बेराज और क्रॉस रेगुलेटर इस पे डिपेंड नहीं करता। ये आपको केनाल का पार्ट दे दिया गया, जो ऑप्शन नंबर सी है राइट आंसर। ठीक है, बताएं, अच्छा स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट नंबर कहाँ है जी, फर्स्ट है, स्टेटमेंट फर्स्ट है, किस टाइप से दिया है, अच्छा यहाँ स्टेटमेंट फर्स्ट है, ये स्टेटमेंट सेकंड यहाँ है, बताएं। देखिए तो, क्रॉस ड्रेनेज स्ट्रक्चर aqueduct is constructed to negotiate an aligned channel over below or at a same level of a stream। क्या ये सही है, ये बोल रहा है क्रॉस ड्रेनेज स्ट्रक्चर, एक्वाडक्ट के बारे में बोल रहा है, क्या क्या बोल रहा है एक्वाडक्ट के बारे में, एक्वाडक्ट के बारे में ये बोल रहा है कि कंस्ट्रक्टर टू बी नेगोशिएटेड अलाइंड चैनल ओवर बिलो और सेम लेवल, ये तो कभी होगा नहीं, एक्वाडक्ट कभी सेम लेवल में होता ही नहीं है, जो मेरा ये गलत हो गया। एक्वाडक्ट इज कंस्ट्रक्टेड व्हेन अ फुल सप्लाई लेवल ऑफ ए कैनाल इज मच हायर देन हाई फ्लड लेवल, एकदम सही है। क्या पढ़ना, सी डी ए, एक्वाडक्ट, ड्रेनेज, ड्रेन और कैनाल। ठीक है, ट्रिक आपको बताया है, ट्रिक आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसके इस टॉपिक से, एक्वाडक्ट हो गया, साइफन एक्वाडक्ट हो गया, सुपर पैसेज हो गया, कैनाल साइफन हो गया, लेवल क्रॉसिंग हो गया, इस टॉपिक पे बेसिकली मैं एक सेपरेट वीडियो भी आपको मैं बना दिया हूँ। ठीक है, जिसपे बहुत अच्छे मतलब अच्छे तरीके से मैं एक दो ट्रिक के माध्यम से आपको मैं बताया हूँ। ठीक है, और साथ ही साथ हम लोग क्वेश्चन भी किए हैं कि किस टाइप से क्वेश्चन एग्जामिनेशन से पूछे जाते हैं, और उस ट्रिक को अप्लाई करके भी मैं बताया हूँ। ठीक है, तो आप लोग इस चैनल में जाएँ, स्टडी विद सिविल एमसीक्यू के चैनल में आप लोग विजिट करें, इसमें आप लोग देखिएगा तो आपको पक्का एक वीडियो आपको मिलेगा। ठीक है, सर्च कीजिएगा यही क्या, एक्वाडक्ट बाई स्टडी विद सिविल एमसीक्यू। ठीक है, चैनल सर्च कीजिएगा यूट्यूब पे, ऑटोमेटिक आपको ये वीडियो आ जाएगा। ठीक है दोस्त, तो मेरा जो आंसर हो गया, पहला गलत हो गया, पहला गलत किस में है, पहला फॉल्स एंड दूसरा इज ट्रू, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट बताएं कि द स्विच एंगल डिपेंड अपॉन, स्विच एंगल किस पे डिपेंड करता है बताए तो, हिल डाइवर्जेंस या फिर लेंथ ऑफ टंग रेल, स्विच एंगल एकदम दोनों, यही दोनों पे डिपेंड करता है।
स्विच एंगल, ना कि आपका फ्लैंज में क्लियरेंस और थ्रोट ऑफ स्विच, नहीं, पहला और दूसरा पे डिपेंड करता है। ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। ठीक है दोस्त, ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। हिल डाइवर्जेंस और किस पे, लेंथ ऑफ टंग रेल। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हाँ बताएं, कैलकुलेट द नंबर ऑफ स्लीपर रिक्वायर्ड, 1 किलोमीटर है। हम लोग आपको कैसे बताया था, 1,000 से तुरंत डिवाइड देना है ब्रॉड गेज का, 13 कितना हो जाएगा, 79 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, सॉरी 76 आएगा, 76, इसको डिवाइड दीजिएगा तुरंत आपका 76 पॉइंट समथिंग आएगा। अरे यार पेन लेना है, कितना आएगा, 76 पॉइंट समथिंग समथिंग रेल आएगा। ठीक है, ये जो आ गया, इसको अब क्या करना है, 76 जो आया, अब 76 में कितना बोला है, n+4। ठीक है, तो n मेरा कितना है, n मेरा कितना है, n 13, ब्रॉडगेज के बारे में तो 13+4, 13×4 17, और 17 को आप इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये दोनों को 17 को और 76 को मल्टीप्लाई कीजिएगा, जो आपको आएगा आंसर आपका समथिंग आपका 1308 आ रहा है। ठीक है, 1308 जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका शॉर्ट तरीका हो गया। अब इसके बाद जो आपको आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये तरीका शॉर्ट नहीं, मतलब एक मतलब एग्जाम में इस टाइप के अप्रोच से बहुत जल्दी हम लोग सोल्व करके आगे बढ़ सकते हैं। क्या करना है, देखें कि अरे क्या पूछा गया, कैलकुलेट द नंबर ऑफ स्लीपर। ठीक है, जो कि हम लोग कल क्या किए थे, कैलकुलेट हम लोग किसके बारे में किए थे, कैलकुलेट किसके बारे में, शायद हम लोग किए थे कल, या फिर एसएससी जेईई मेंस वाले में किए थे, फीस बोल्ट वाले निकालने के लिए, फीस बोल्ट पढ़े थे ना। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। बताएं, इजी क्वेश्चन है, ब्रॉड गेज, मीटर गेज, नैरो गेज, किसके बारे में बोल रहा, कि क्या बोल रहा है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग पेयर अबव करेक्टली मैच, कौन करेक्टली मैच है बताएं। ब्रॉड गेज 1776 एकदम पहले सही है, मीटर गेज 762, या नैरो गेज 1000 एकदम नहीं, ये यहाँ स्टैंडर्ड गेज का दिया गया, मतलब पहला ही सही है। ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। बताएं, ये आरसीसी है जो क्रॉस सेक्शन कितना दिया गया, 300 × 600 का क्रॉस सेक्शन दिया गया है। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट कितना, इतना है, शेयर फोर्स इतना है, टोर्सनल मोमेंट इतना है, निकालना है, डिटरमाइन द इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट। फॉर्मूला बैठाएं और आंसर पाए, इसका आंसर आप कमेंट में बताएं, कमेंट्स में, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर टाइप करें। ठीक है दोस्त, तो आज का यहीं तक, और क्या आगे भी है क्या, देखते हैं, और यार आगे भी और सेम क्वेश्चन है। ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट में जरूर बताएं। तो आज का क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है दोस्तों। ठीक है, ठीक है, उसके बाद मैं फिर से बोल रहा हूँ कि जितने भी मेरे दोस्त लोग हैं, सारे लोग आपको एसएससी जेई का भी देखना है। ठीक है, एसएससी जेई वाला क्लासेस भी देखें, और साथ ही साथ आपको आप अगर आप रेलवे जेई तो जरूर भरे होंगे, ऐसा नहीं कि जितने भी मेरे भाई लोग डिप्लोमा वाले हैं, बीटेक वाले हैं, सब कोई रेलवे जेई भरे होंगे। ठीक है, तो आप उसको भी टाइम देना है। ठीक है, ज़्यादा नहीं, खाली पहला पेपर आप खाली निकाल लीजिए ना, उसके बाद सेकंड पेपर के लिए तो इस चैनल से बहुत आपको मिलेगा। ठीक है, इतना क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा ना, इतना क्वेश्चन विथ कंसेप्ट विथ ट्रिक। ठीक है, विथ कंसेप्ट विथ ट्रिक, और साथ ही साथ की क्वेश्चन का अप्रोच। ठीक है, ऐसा आपको लगेगा कि एग्जाम में तो बैठने के बाद ऑटोमेटिक, और क्वेश्चन आपको उस टाइप से फील भी होगा कि आप लोग जितने भी अभी देख रहे होंगे, जितने भी देखेंगे, आप लोगों को समझ में आता होगा, नहीं लेवल भी अच्छा है, क्वेश्चन भी अच्छा है। ठीक है, और इस चैनल को आप लोग इतना सपोर्ट करें कि बहुत ही जल्द ये चैनल उस लेवल तक पहुंच जाए। ठीक है दोस्त, उसके बाद हम लोग कुछ सरप्राइज करेंगे। ठीक है, अलग टाइप में एक मज़ा आएगा। ठीक है, और इसी तरह हम लोग पढ़ते रहेंगे। ठीक है दोस्त, और जो कि आप लोग जान ही रहे हैं कि डीडीए सॉरी एसएससी रेलवे जेई का डेट दे गया है, तो अब आप थोड़ा सा रेलवे जेई को भी टाइम दें। ठीक है, ज़्यादा नहीं देना है, 2-2.5-3 घंटा अगर दे रहे हैं तो काफ़ी है। 1 घंटा मैथ में दे दीजिए, 1 घंटा 1.5 घंटा, और 1-1.5 घंटा साइंस पढ़ लीजिए, काफ़ी है। रीजनिंग तो बना ही लीजिएगा। ठीक है, रीजनिंग तो बन ही जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार ऑल।